चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं विद IAS 12। आज जो हम स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं दैट इज IAS 12। और IAS 12 है क्या बेसिकली? इट्स एन इनकम टैक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल भी और विद रिस्पेक्ट टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और डिस्क्लेमर मैं पहले ही सेट कर दूं कि IAS 12 इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टैंडर्ड। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी बहुत चैलेंजिंग होता है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत चैलेंजिंग स्टैंडर्ड है। तो उसको बहुत आपने डीप डाउन नहीं जाना, क्योंकि ये आपके स्टडीज के अंदर फर्स्ट टाइम आप इस स्टैंडर्ड को फेस कर रहे हैं। बाय द टाइम जब आप SBR लेवल पे, ट्रिपल ए लेवल पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आपकी ग्रिप, एक आपकी कमांड आती रहेगी। लेकिन फॉर द टाइमिंग हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या चीजें टेस्ट हो सकती हैं और उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्टैंडर्ड, बट हमें उसको बड़ा लाइटर लेवल पे लेके चलना है और इस तरीके से, ताकि हम अपने पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, IAS 12 इंपॉर्टेंट क्यों है प्रैक्टिकली? क्योंकि जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं तो वी नो दैट इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले वी नीड द नेट सेल्स रेवेन्यू। ऐसे ही उस नेट सेल्स रेवेन्यू में से हम लेस करते हैं क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो हमारे पास आता है दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम माइनस करते हैं दैट इज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड कर देते हैं हम अदर इनकम, और अल्टीमेटली जब हम कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है दैट इज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं, वालेकुम सलाम, फिर हम इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। और जब इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है दैट इज PBT। PBT स्टैंड्स फॉर, पहले बताओ तुम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फाइनली फिर एक लास्ट कंपोनेंट आता है, उसका नाम है क्या? इनकम टैक्स। सर ये स्टैंडर्ड आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन सिखाएगा। इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड IAS 12 की क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो ये कि इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस सेक्शन ए यानी कि OTQ के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। Not even this is only tested in section A, but instead it is also tested in section C as well. फाइनल अकाउंट के अंदर अगर आपके पास सेक्शन सी में अगर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो 100% चांस है कि उसमें इनकम टैक्स की एडजस्टमेंट जरूर होगी और बहुत ही सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट होगी, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया है और उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 12। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट मींस मैं प्रॉफिट तक पहुंच नहीं सकता जब तक कि मैं इनकम टैक्स को कैलकुलेट ना कर लूं। अब ये इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा? इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए IAS 12 भी कहता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कितने टैक्सेस हैं? यानी कि बेसिकली इनकम टैक्स के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 टैक्सेस की जरूरत पड़ेगी। कितने टैक्सेस की जरूरत पड़ेगी हमें? 3। और वो 3 टैक्सेस कौन कौन से हैं? नंबर 1 सबसे पहले करंट टैक्स, नंबर 2 प्रायर टैक्स एंड द थर्ड वन इज द डेफर्ड टैक्स। यानी कि 3 टैक्सेस की हमें रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 द करंट टैक्स, नंबर 2 इज द एंड द थर्ड वन इज द डेफर्ड टैक्स। सर इन तीनों टैक्सेस में क्या डिफरेंस है? इन तीनों की कैलकुलेशन कैसे होगी? यही स्टैंडर्ड हमें यहाँ पर सिखाया है। स्टैंडर्ड हमें इसी के ऊपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि इन तीनों टैक्सेस की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो 3 टैक्सेस हमारे पास यहाँ पर आएंगे। अच्छा, बाय द वे व्हाट इज करंट टैक्स? व्हाट इज करंट टैक्स? करंट टैक्स क्या है? नंबर 2 प्रायर टैक्स क्या है? और नंबर 3 डेफर्ड टैक्स क्या है? ये 3 चीजें हमें यहाँ पर इसके अंदर समझनी है और इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करना है। नंबर 1 करंट टैक्स, अ टैक्स व्हिच इज कैलकुलेटेड, अ टैक्स व्हिच इज on a current year taxable profit, on a, जब करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट पे हम कोई टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं करंट टैक्स। क्या कहते हैं इसको हम? एक बात याद रखिएगा, क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? वेरी गुड। एक बात याद रखिएगा कि करंट टैक्स आपको क्वेश्चन के अंदर, आपके पेपर के अंदर नॉर्मली गिवन होता है। क्या होता है? हमेशा गिवन होगा। मैंने कहा ना कि इस स्टैंडर्ड की डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर अगर मैं देखूं, प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो जब ऑडिटर्स या अकाउंटेंट्स जब IAS 12 की एप्लीकेशन करने जाते हैं तो उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। इट्स हार्ड टू अप्लाई, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर, बट हमें बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना। विल ट्राई टू मेक इट इजियर विद रिस्पेक्ट टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। हम देखेंगे कि क्या चीजें हमें करनी है, किस तरीके से हमें करनी है। डाले यार। तो ये आपके पास क्या है? ये करंट टैक्स है। ये आपके पास क्या? करंट टैक्स व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या होगा? गिवन होगा। नंबर 2 दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है? दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास? प्रायर टैक्स। व्हाट इज प्रायर टैक्स? प्रायर टैक्स क्या हमारे पास? इट्स अ टैक्स ऑफ अ प्रीवियस ईयर, टैक्स ऑफ अ, बट कैलकुलेटेड इन दी करंट ईयर। हम उसको एडजस्ट, कैलकुलेट नहीं, एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे इसको हम? कहां एडजस्ट करेंगे? करंट ईयर के अंदर एडजस्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं प्रायर टैक्स। क्या कहते हैं इसको हम? अच्छा, प्रायर टैक्स के केस के अंदर एग्जामिनर ये आपको हमेशा प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसमें या तो आपको डेबिट बैलेंस देगा या फिर अगर डेबिट बैलेंस देगा तो इट मींस इट्स अ
और अगर क्रेडिट बैलेंस देगा तो इट मींस इट्स अगर अंडर प्रोविजन है तो इसका मतलब इस साल इनकम टैक्स एक्सपेंस को हम एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर ओवर प्रोविजन है तो इस साल हम इनकम टैक्स को डिक्रीज करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये दोनों आपकी जिंदगी को गुले गुलजार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। कोई भी अभी करेंगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस। करंट टैक्स मुंह पे दिया हुआ होगा। कहां पे दिया हुआ होगा? मुंह पे दिया हुआ होगा। मतलब अंधों और अंधियों को नजर आएगा कि कौन सा टैक्स है ये, करंट टैक्स। प्रायर टैक्स दिया हुआ होगा, बस देखना ही होगा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अब आते जरा तीसरा टैक्स जो कि इस स्टैंडर्ड का दुल्ला है। दुल्ला क्या है? हाँ, मतलब आप कभी किसी से पूछेंगे ना कि IS-12 क्या है, तो कभी कभार तो वो कह देता है IS-12 डेफर्ड टैक्स है। क्या है? हालांकि इसका असल नाम डेफर्ड टैक्स नहीं है। इस स्टैंडर्ड का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड का पूरा नाम क्या है? इनकम टैक्स है। लेकिन नॉर्मली सीए के बैकग्राउंड के अगर आप स्टूडेंट से पूछे ना कि IS-12, तो कहता है IS-12 डेफर्ड टैक्स है। हालांकि इस स्टैंडर्ड का नाम डेफर्ड टैक्स, तो उसको डेफर्ड टैक्स के नाम से क्यों याद करते हैं? क्योंकि असल कैलकुलेशन है ही किसकी? डेफर्ड टैक्स की। क्या मेरी बात सुन आ रही है? जब आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो बहुत डिटेल में होंगे। मैं अभी फिलहाल आपको एग्जामिनर अप्रोच के साथ चीजें बता रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, प्रिसाइज कर रहा हूं। जो आपने देखा वो सब वैलिड है, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। वो सारी चीजें रेलेवेंट है, वो सारी चीजें आपकी आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन या आपके पास ग्रूमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी मैं बड़ा प्रिसाइज होकर चलने जा रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि डेफर्ड टैक्स के केस के अंदर हम बेसिकली दो चीजें कैलकुलेट, यानी कि दो तरह का डेफर्ड टैक्स होता है। एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। बिल्कुल प्रिसाइज लेके चल रहा हूं मैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है कि हमने एक ऐसा टैक्स जो कि आज कम रिकॉर्ड किया है। क्या किया हमने? इनकम टैक्स आज हमने कम रिकॉर्ड किया, इन फ्यूचर मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। जब मुझे पता है कि मुझे फ्यूचर में ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो IS-12 भी कहता है इन कंप्लायंस विद IS-37। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, कह रहा है IS-12 कहता है इन कंप्लायंस विद 37। दोनों का कोलैबोरेशन है यहाँ पर कि जब तुम्हें बताया कि फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्या कहा? फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टेम्पररी डिफरेंसेस। याद आ रहा है? बिकॉज ऑफ व्हाट? हाँ, उस टेम्पररी डिफरेंस का क्या नाम था? TTD। क्या नाम था? TTD। क्या नाम था? वेरी गुड इमरान भाई, थैंक यू। अब आप लोग नहीं बोलेंगे ना, मैं अकेले बुलवाऊंगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। मास TTD बोलो ना। वालेकुम अस्सलाम। TTD बोलो ना। इमरान भाई आप बोले। हाँ, टी, मास बोल। TTD जी। सर्वर में TTD मैं और खिंचाऊंगा, बता रहा हूं मैं, ये हिज्जे होता है, बता रहा हूं मैं। बोले TTD stands for taxable टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, ऐसे ही इट्स अ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। आपने आज कम टैक्स रिकॉर्ड किया है, इन फ्यूचर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो आज आपके ऊपर आ गई है लाइबिलिटी। क्या आ गई है? तो IS-12 भी कहता है जानी आज तुम इसका प्रोविजन बुक कर लो। उड़ी बाबा। क्या कहा? उड़ी बाबा। क्या कहा? वेरी गुड। आज इसका प्रोविजन बुक कर लो। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ सकता है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज बुक्ड इन अकॉर्डेंस विद IS-37। ये प्रोविजन है। क्या है ये? हाँ, उसको प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? भाई IS-37 में देखा था ना, डिफरेंट प्रोविजन थे। प्रोविजन फॉर पेनल्टी, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर गारंटी, प्रोविजन फॉर ऑनरस लॉस, प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट। वहीं पे एक प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्या कहा? प्रोविजन फॉर, ये वो है। इसकी एंट्री बनती है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी कैसे होता है उसके ऊपर हम देखते हैं, जरा कैलकुलेशन पे आते हैं अभी हम। और डेफर्ड टैक्स एसेट में कौन सा डिफरेंस अराइज होता है? कौन सा डिफरेंस अराइज होता है? DTD। DTD स्टैंड्स फॉर डिडक्टेबल, डिडक्टेबल
टेम्पररी डिफरेंस। एक बात तो कंफर्म हो गई लाला, वो क्या कि डेफर्ड टैक्स विल ऑलवेज अराइज ऑन द टेम्पररी डिफरेंस। किस पे अराइज होगा, चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर डिडक्टेबल। परमानेंट डिफरेंसेस क्या कहा, मास परमानेंट डिफरेंस की एग्जांपल, दूरियां दो तरह की होती है, एक वक्ती होती है और एक हमेशा की होती है। वक्ती दूरी क्या है, एग्जाम चल रहे हैं, पेपर की तैयारी हो रही है, घर में इवेंट्स हैं, ये क्या, ये कौन से डिफरेंसेस है, ये टेम्पररी डिफरेंस, अभी बात नहीं हो सकती, ये टेम्पररी डिफरेंस है। इमरान भाई कौन सा डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस क्या हो सकता है इमरान भाई? इस्तिखारे में ना आ गया, सबसे बड़ा परमानेंट डिफरेंस, खत्म ना, आपने सारे ऑप्शन, कश्तियां जला दी आपने। इस्तिखारे का आपने, इस्तिखारा लोग कराते इसीलिए कि ना आ जाए, जहां देखे ना कि इस्तिखारा समझ लो बेटा कर लिया, अब ये गया, अब ये नहीं आने वाला, तो इसका मतलब ये परमानेंट। यहां पर क्या परमानेंट डिफरेंस की, यहां पर एग्जाम्पल बताएं आप, इस्तिखारा हो गया, इसकी बात है, यहाँ पे परमानेंट डिफरेंस क्या है, याद नहीं आ रहा जी। इमरान भाई परमानेंट डिफरेंस की कोई एग्जाम्पल जी। मास वो तो सही है, लेकिन कोई एग्जाम्पल परमानेंट डिफरेंस की। पेनल्टीज, क्या है पेनल्टीज, हम अकाउंटिंग में पेनल्टी को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, इनकम टैक्स वाला उसको बगैर ट्रीट करता है, क्या ट्रीट करता है, वो अच्छी चीज थोड़ी, हमने पेनल्टी दी, पेनल्टी एक्सपेंस, अबे कोई एक्सपेंस नहीं है ये, वो जब, हाँ, अनऑफिशियल डोनेशंस, आप घर की मासियों को ज़कात दे रहे हैं, किसको ज़कात दे रहे हैं, और इनकम टैक्स वालों कह रहे हैं मैंने मासी को 2 लाख रुपए ज़कात दी, बेटा तो फिर एक काम कर, मासी को दे दी, अब अल्लाह से उम्मीद रख टैक्स में इसकी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। तो ये क्या है, ये परमानेंट डिफरेंसेस है। कौन से है ये, परमानेंट का मतलब है कि आप मानते हैं लेकिन टैक्स वाले उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं, ना आज करेंगे ना 10 साल बाद करेंगे, तो 10 साल बाद भी लेके जाएगा ना कि मैंने डोनेशन दिया था, वो कभी भी इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। पेनल्टी इनकम टैक्स में नहीं मानी जाती, वो कहते हैं इट्स अ नॉन कंप्लायंस, कोई खुशी की चीज थोड़ी जो तुम उसको एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ करो, तो वो उसके ऊपर कभी भी डिडक्शन अलाउ नहीं करेगा। खैर, तो वो आपके परमानेंट डिफरेंस है। बाय द वे डेफर्ड टैक्स की एंट्री क्या बनती है, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट, ये आपके पास यहाँ पर एंट्री बनती है। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर, हेलो, अच्छा। अब आते जरा एक और चीज सर, होता क्या है कि डेफर्ड टैक्स जो बुक किया जाता है ना, क्या कहा मैंने, डेफर्ड टैक्स, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो, वो डेफर्ड टैक्स एसेट या तो एसेट्स पे बुक किया जाता है या फिर लायबिलिटीज के ऊपर। लेट्स कंटिन्यू विद द एसेट साइड फर्स्ट। अगर तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट्स पे बुक कर रहे हैं, किससे बुक कर रहे हैं, एसेट्स का मतलब क्या है, लेट्स फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन, अकाउंट्स रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, ये सारे क्या हैं, वेरी गुड, ये सारे क्या हैं, एसेट्स का मतलब क्या है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीन है, बिल्डिंग है, अकाउंट रिसीवेबल है, लोन रिसीवेबल है, ये सब एसेट्स हैं, ये सब क्या है, एसेट्स। जब आप एसेट्स पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपने हमेशा दो चीजें कैलकुलेट करनी, क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, बोलो ना, दो चीजें, नंबर वन, वेरी गुड, कैरिंग अमाउंट, एंड नंबर टू इज, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस? Carrying amount is the value of asset. Carrying amount is the, as per the accounting records, which means cost minus accumulated depreciation. What is tax base? It's a value of asset as per the tax laws. टैक्स के मुताबिक, और टैक्स के मुताबिक का मतलब क्या है, देखिए टैक्स का डेप्रिसिएशन के मामला है ना डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट तरीके से डेप्रिशिएट कराता है, अलग है उसके डेप, वो स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग को नहीं मानता, कई जगह पे मानता भी है लेकिन वो अपने कर रहा है, तो कहता है यार ये जो तुम्हारा एसेट है ना, ये इकोनॉमी के लिए बड़ा यूजफुल है, ये तो प्रोडक्शन करके देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। भाई 90% रिडक्शन पहले साल में लाओ, 10 लाख का एसेट लिया, 9 लाख की रिडक्शन पहले साल में लाओ। सर ये भाई ये इसके लॉ है, स्ट्रेट लाइन से नहीं चलता, वो अपने लॉस के हिसाब से चलता है। तो टैक्स के हिसाब से जो एसेट की वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे टैक्स बेस, क्या कहेंगे इसको हम, और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक आएगी उसको क्या कहेंगे हम, कैरिंग। आपने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैलकुलेट करना है। अब मैं एग्जामिनर अप्रोच बता दूं, 50% केसेस के अंदर एग्जामिनर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैलकुलेट करके दे देता है, या एट टाइम्स कैरिंग अमाउंट दे देता है, टैक्स बेस कैलकुलेट करवाता है, या एट टाइम्स टैक्स बेस दे देता है, कैरिंग अमाउंट
कैलकुलेट करवाता है, तो आपने क्वेश्चन के डाटा को बहुत कंसंट्रेशन के साथ रीड करना है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस गिवन है या नहीं। अगर तो गिवन है, वेल एंड गुड, कोई जिद्दत पैदा करने की जरूरत नहीं है। नहीं गिवन तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कैलकुलेट करेंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, क्या कहा मैंने, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, किससे ज्यादा हो जाए, तो कह देना ये है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या है ये? नहीं 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 नहीं, ये है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। यार बहुत इंपॉर्टेंट, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में ब्लंडर, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में ब्लंडर मारते हैं। फॉर एग्जांपल कैरिंग अमाउंट आ रही है 100 मिलियन, कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, टैक्स बेस आ रहा है 80 मिलियन, कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 मिलियन। ये 20 मिलियन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है? नो, इट्स नॉट अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इट्स अ टीटीडी। टीटीडी, इट्स अ टीटीडी। ये टीटीडी आया है, क्या होगा दादा, इस पे लगेगी टैक्स की परसेंटेज, इस पे लगेगी क्या, टैक्स की परसेंटेज। इसके ऊपर मैं टैक्स की परसेंटेज यहां पर अप्लाई करूंगा, तो फिर मेरे पास आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का फॉर द ईयर नहीं आएगा, क्या आएगा, आई रिपीट, मैं फिर रिपीट करूं, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट क्या है, इट्स अ वैल्यू ऑफ एसेट एज पर दी, कैरिंग अमाउंट क्या है, इट्स अ वैल्यू ऑफ एसेट एज पर दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। टैक्स बेस क्या है, इट्स अ वैल्यू ऑफ एन एसेट अकॉर्डिंग टू दी टैक्स लॉस। हम इन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का वो कैलकुलेट करेंगे, वो क्या, डिफरेंस। जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो या तो वो आएगा या तो वो आएगा, वो और वो टीटीडी आएगा या फिर डीटीडी। टीटीडी स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टीटीडी स्टैंड्स फॉर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा डेफर्ड टैक्स रेट। क्या अप्लाई करूंगा, तो फिर मेरे पास आएगा, और ये भी जो मेरे पास आएगा ना, तो ये डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर नहीं है, क्या है ये, डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग बैलेंस। याद रखिएगा क्या है डेफर्ड टैक्स क्लोजिंग बैलेंस। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा अब सुनिए, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट सुनिए। मैंने कहा ना, मैं एग्जामिनर अप्रोच से अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी reported in P&L. Requirement number 2, दूसरी requirement, what is the amount of deferred tax expense to be reported in P&L. Requirement number 3, what amount of deferred tax liability to be reported in balance sheet. 3 क्वेश्चन बस, चौथा कोई नहीं, चौथा कोई नहीं। पहले सवाल के अंदर करेंगे क्या, अगर पहला सवाल आ रहा है तो उसके अंदर करेंगे क्या, इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड। इनकम टैक्स का मतलब दादा इसमें तीनों टैक्सेस बताने, क्या कहा मैंने, हाँ, इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड का मतलब इसमें 3 टैक्सेस आएंगे, कौन कौन से, नंबर 2, नंबर 3 क्या मेरी बात सुन में आ रही है, ये प्रायर टैक्स प्लस कब होगा, इफ देयर इज अ डेबिट बैलेंस। प्रीवियस कौन सा बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। याद रखिए ये बात, सिंपल, सबसे अच्छी रिक्वायरमेंट यही है। अच्छा दूसरा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल। सर इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे लेजर। क्या बनाएंगे हम, डेफर्ड टैक्स का लेजर बनाएंगे, जिसमें आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आपको क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा, यह दिया हुआ होगा, ऐसा ही। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दैट शुड बी रिपोर्टेड इन पीएनएल। जो कैरिंग अमाउंट में से टैक्स बेस माइनस करके परसेंटेज लगा के जो अमाउंट है वो लेजर में किधर है, बता दो, अभी बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बताया, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ उसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा अब सर ये क्या है, ये बैलेंस बीडी जो है ना, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है। किसका ओपनिंग बैलेंस है, देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीटीडी पे परसेंटेज लगाते हैं। किस पे परसेंटेज लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं। अगर तो एग्जामिनर ने तुम्हें ओपनिंग बैलेंस डायरेक्टली दे दिया तो वेल एंड गुड,
नहीं दिया तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? मुझे चाहिए होगा पहले टीटीडी, क्या चाहिए होगा? और टीटीडी कैसे आएगा? टीटीडी कैसे आएगा? कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस। ओपनिंग चाहिए, इसका मतलब एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात करूं, सर ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये एट टाइम्स एग्जामिनर नहीं देता, ये मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट होगा? अभी बताया ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टीटीडी। और टीटीडी कैसे कैलकुलेट होगा? टीटीडी कैसे कैलकुलेट होगा? इट्स अ डिफरेंस ऑफ व्हाट? कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस का डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये जो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस आएगा, इसके ऊपर हम परसेंटेज लगाएंगे तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। अब एग्जामिनर करता क्या है? दो काम, या तो वो लायबिलिटी क्लोजिंग दे देता है, या फिर वो करता क्या है, वो आपको टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस दे देता है। क्या दे देता है और कैसे देता है? वर्डिंग सुनना, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन द टैक्स बेस बाय 20 मिलियन। क्या कहा? क्या कहा? द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज greater than by 20 million, the carrying amount is greater than the tax base by 20 million। carrying amount ज्यादा है। carrying amount किससे ज्यादा है? कितने से ज्यादा है? ये 20 मिलियन क्या है? ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। अब डायरेक्टली इस अमाउंट के ऊपर क्या अप्लाई करूंगा मैं? परसेंटेज। लेकिन एग्जामिनर का कहे द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट 31st December इज 2 लाख एंड द टैक्स बेस ऑफ द एसेट इज 1,20,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये मुझे क्या दे रहा है? कैरिंग अमाउंट दे रहा है और क्या दे रहा है? टैक्स बेस। मैं इन दोनों का क्या कैलकुलेट करूंगा और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा? टीटीडी। और टीटीडी के ऊपर क्या लगाऊंगा? जो परसेंटेज लगाऊंगा। याद रखना, टीटीडी के ऊपर जब भी परसेंटेज लगती है ये हमेशा आपको क्या प्रोवाइड करता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। अगर तो कोई ओपनिंग और दूसरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो जो क्लोजिंग है वही फॉर द ईयर हो जाएगा। जो क्लोजिंग है वही क्या हो जाएगा? फॉर द। लेकिन अगर ओपनिंग दिया हुआ है तो उसका मतलब ये कि फिर मुझे लेजर बना के इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? इसके अंदर सर ये टीटी जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग के बैलेंस का डिफरेंस है परसेंटेज है, तो उसमें फॉर्मूला जो है वो वही है, टीटीडी इज इक्वल टू सीए माइनस टी। क्या बोले मुझे? सर जो ओपनिंग था टीटीडी का जो फॉर्मूला था बिल्कुल ऐसा ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ बिल्कुल, यानी कि आपने पहले टीटीडी निकालना है, उसके बाद परसेंटेज लगाना है। हाँ बिल्कुल, अगर नहीं गिवन, अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो आपसे करवाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करवाएगा? तो उसके लिए भाई आप मुझे एक काम करें, मुझे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का ओपनिंग बैलेंस देते। कौन सा बैलेंस देते? आपका भाई उन दोनों को क्या कर देगा? माइनस कर देगा, तो आपके भाई के पास वो आ जाएगा, वो क्या? टीटीडी। वेरी गुड। उस टीटीडी के ऊपर आपका भाई वो लगा देगा, वो क्या? और जब आपका भाई परसेंटेज लगा देगा तो आपके भाई के पास वो आ जाएगी, वो क्या? बात सुना रहे इसके अंदर? यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहाँ तक क्लियर है। इसके अंदर एक और कंडीशन है, मैं भी बताता हूँ इसके अंदर। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टू बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट? तो याद रखिएगा कौन सी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कौन सी वाली रिप्रेजेंट होगी? क्लोजिंग बैलेंस, जो अभी हमने देखा। यानी कि इस केस के अंदर ये क्लोजिंग बैलेंस जो है, जो कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और इट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। क्या रिप्रेजेंट होता है ये? यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर अब एक और चीज है, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो कि बहुत टेस्ट होती है, तो उसको जरा सुन लें। अगर आपकी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है? बोलो ना, क्या आ रहा है? एंड दिस डिफरेंस इज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू व्हाट? रिवैल्यूएशन। अब आइए स्टैंड रिवैल्यूएशन को नहीं मानता, कहते हैं ये अनरियलाइज गेन है। कौन सा गेन है ये? गलत थोड़ी कह रहा है, वाकई में अनरियलाइज है। कह रहा है कि इसके गेन को मैं कब मानूंगा? कब मानूंगा? जब ये बेच दोगे, जब ये क्या करोगे? अभी फिलहाल ये टेम्पररी डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? इसका मतलब हम करेंगे क्या, इस रिवैल्यूएशन का जो आपके पास डेफर्ड टैक्स होगा, क्या काम है इस रिवैल्यूएशन का? डेफर्ड टैक्स होगा। IAS 12 ये कहता है, टैक्स बेस ये कहता है कि हम इसको अभी फिलहाल अकाउंट फॉर नहीं करें। क्या मतलब कि हम इसको, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स बुक करेंगे,
तो रीवैल्यूएशन के परसेंटेज जब लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? और इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। क्या एंट्री बनती है? बाकी जितने भी डेफर्ड टैक्स है ना उसकी एंट्री बनती है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। जितने भी आपके पास हैं सबकी यही एंट्री बनेगी सिवाय रीवैल्यूएशन के डेफर्ड टैक्स के ऊपर। क्यों? आईएसओ ये कहता है कि भाई जो मार्केट वैल्यू बढ़ी थी तो तूने उसका बेनिफिट किसको दिया? रीवैल्यूएशन सरप्लस को। आज जब इसका डेफर्ड टैक्स लग रहा है सरप्लस के ऊपर तो उसका इंपैक्ट भी सरप्लस पे जाना चाहिए, इसका हिट भी सरप्लस पे जाना चाहिए। तो हम वहां पर करते हैं कि हम रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर इसकी वजह से फर्क क्या पड़ेगा लेजर पे? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बोलो ना क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस। क्या दिया हुआ है? आपने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का माइनस करके डेफर्ड टैक्स लगा दिया, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब इसके बाद आपने यहां पर क्रेडिट करना है, दैट इज अ रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि इसकी एंट्री बनी है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है? डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बैलेंस यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। कैसे होगा? किस अमाउंट से होगा? कुछ नहीं, जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस है इसके ऊपर हम परसेंटेज अप्लाई कर देंगे डेफर्ड टैक्स की। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कहलाएगी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। क्या कहलाएगी? जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? क्यों? क्योंकि आईएस 12 भी कहता है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्या कहा मैंने? रीवैल्यूएशन, बोलो ना क्या कहा? रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर जो डेफर्ड टैक्स है वो रीवैल्यूएशन सरप्लस से ही चार्ज होगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस का डेफर्ड टैक्स कहां से चार्ज होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसीलिए सरप्लस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो डेफर्ड टैक्स है ये पीएनएल में जाएगा ही नहीं जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो डेफर्ड टैक्स है नहीं जाएगा पीएनएल में। देखो ना एंट्री बनाई ना मैंने, कहा पीएनएल आ रहा है लिखा हुआ? नहीं है। हाँ लेकिन याद रखना रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट बनेगा। आई रिपीट, ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये आपके क्लोजिंग बैलेंस का पार्ट बनेगा, लेकिन याद रखना इस रीवैल्यूएशन सरप्लस के ऊपर हम डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहां तक क्लियर है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा, लेकिन लेजर किसका है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, 100% सही कहा। मैं आपकी बात को 110% एडमायर करता हूँ। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट होगा लेकिन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट होगा। तो ये लायबिलिटी का लेजर है। किसका लेजर है ये? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? जी यहां तक क्लियर है? करे जरा सॉल्व करो इसको। आप नहीं कर रहे? वर्बली करेंगे आप? अच्छा है अच्छा।
यार कुछ लिख ले भाई, रेशियो शीटू तो पेपर ना वो टॉन्ट करना बोलिए। हम लोग को नजर आ रहा है, तुम्हारा नजर इस तरह का हाँ मैंने बोला अल्लाह को इसमें काम हो तो देखिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछ रहा है इसके अंदर, क्या पूछ रहा है इसके अंदर, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या पूछ रहा है इसके अंदर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। मैंने कहा गिरीश दो तीन रिक्वायरमेंट ही आती है, इनकम टैक्स फॉर द ईयर बता दो, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर बता दो, या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस बता दो, दैट्स इट। ये तीन रिक्वायरमेंट्स में से नॉर्मली कोई पूछेगा। 6531 देख लेते हैं, बाकी भी ट्राई करें। तैमूर नाम में किया आपने, क्या बताएं, 27,500 देख लेते चाहे। अच्छा 1 अक्टूबर में मैं ध्यान एसेट की कॉस्ट दी हुई है और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, बेसिकली क्या दिया हुआ है, टैक्स बेस क्या दिया हुआ है ये ऐसे ही, लेकिन कब दिया हुआ, 1 अक्टूबर 2001 पे। अच्छा फिर आगे क्या कह रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर कैरिंग अमाउंट दी हुई है, कैरिंग अमाउंट दी हुई है, कितनी दी हुई है कैरिंग अमाउंट, 1,32,000। परफेक्ट हो गया, आगे चलते हैं। DX depreciate all property plant and equipment over 5 years, लाइफ दी हुई है हमारे पास, यूजिंग कौन सा वाला, सीधी लकीर मेथड, नो स्क्रैप वैल्यू, ऑल एसेट्स वर लेस देन 5 years old, यानी कि कोई भी आपके पास जो है वो सारे एसेट्स जो है वो 5 साल से कम के। एट 1 अक्टूबर नो एसेट्स वर परचेज और सोल्ड, कोई भी हमने इस साल एसेट ना खरीदा है ना बेचा है, सारे पुराने एसेट्स हैं। अच्छा the local tax regime allows tax depreciation 50% on addition to property plant and equipment in the accounting period in which they were purchased। पहले साल में 50% का डेप्रिसिएशन अलाउ कर देता है कौन, टैक्स डिपार्टमेंट।
इन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड टैक्स एप्रिसिएशन 25 पर एनम ऑफ द रिटर्न डाउन वैल्यू, फिर WDV मेथड के हिसाब से चलता है और 25% हर साल जो है वो डिडक्शन अलाउ करता है। इनकम टैक्स का रेट इज 25%। अब मुझे बताएं कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी, क्या कैलकुलेट करनी है? अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्लोजिंग टीटीडी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा मुझे? और क्लोजिंग टीटीडी के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, नंबर 1 और क्या चाहिए होगा? टैक्स बेस। इट मींस मुझे चाहिए कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कब चाहिए मुझे? यार कैरिंग अमाउंट दी हुई तो है बाबा, ये कैरिंग अमाउंट दी हुई है लेकिन ये एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है। कब है? मुझे कब चाहिए? एट दी। चले कैरिंग अमाउंट निकालते हैं। कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरे पास कैरिंग अमाउंट दी हुई है लेकिन मुझे इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सही कह रहा हूं मैं? इस साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड, कॉस्ट ऐसे ही, कितनी है कॉस्ट? 2,20,000, लाइफ 5, एनुअल 44,000, ऐसे ही 44,000 मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसका मतलब 44,000 को इस कॉस्ट में से, सॉरी, इस कैरिंग अमाउंट में से क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। ऐसा ही है 1,32,000 की कैरिंग अमाउंट 1 अक्टूबर पे थी। ईयर एंड पे लाने के लिए मुझे 44,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो 132 माइनस 44 देखिए कितना आ रहा है? 132,000 माइनस 44,000 कितना आ रहा है? 88,000। ये मेरे पास आ गई कैरिंग अमाउंट। क्या आ गई है मेरे पास? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अब एक चीज और, यार देखा जाए तो कितने साल यूज हुआ है एसेट? कितने साल यूज हुआ है? नहीं, कितने साल यूज हुआ है? देखिए जरा, अगर मैं देखूं, मुझे बताएं कि कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख और कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही? 1। डिफरेंस कितना आ रहा है देखो? नहीं, 88। कितना डिफरेंस आ रहा है? है कुछ बता सके 88,000 क्या है? सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई कॉस्ट से बीवी तक का जो सफर है, ये 2,20,000 कॉस्ट है। 2,20,000, नॉट 2 लाख, ये 2,20,000 है। 2,20,000 ये क्या है? ये अबे तैमूर, 2,20,000 दिखा रहा हूं ना यार, 2,20,000। तो इसका मतलब ये 88,000 क्या है? ये 88,000 क्या है? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। कौन सा डेप्रिसिएशन है ये? एक्यूमुलेटेड। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? एनुअल कितना आ रहा है? 44। कितना आ रहा है? तो मुझे बताओ ये कितने साल होगा? ये इसका मतलब ये एसेट कितने साल यूज हुआ है? 2 साल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और हम ये तीसरा साल यूज कर रहे हैं, तीसरा साल यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर खैर उसको माइनस कर दिया और ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ गई। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं टैक्स बेस। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? टैक्स बेस। अच्छा, टैक्स बेस का रूल क्या था कि पहले साल कितना परसेंट अलाउ करते हैं? 50%। फिर हर साल कितना परसेंट अलाउ करते हैं? 20। इसका मतलब ये पहले साल की डिडक्शन हो चुकी है इसमें, ऐसे ही है ना? अब मुझे कितने परसेंट और डिडक्शन करनी है? 25%। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि जो टैक्स बेस दिया हुआ है इसमें से मुझे अब कितने परसेंट डिडक्शन करनी है? 25%। तो 82,500 का डायरेक्टली अगर मैं 75% निकाल लूं तो सही रहेगा? हाँ, क्या ये बात समझ में आ रही है? माय बैड, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस वन। नहीं, मैं फिर करूंगा। नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप भाई, करना ही नहीं है, बदतमीजी करनी नहीं है। 25% निकाले, कितना आया? जज़ाकल्लाह असलम भाई, 20625। ऐसा ही। अब हम इसको 82,000 में से 500 में से माइनस करेंगे, यही करेंगे ना? बंदा थोड़ी ख्वारी कर ले लेकिन खवातीन से पंगा ना ले। अब बताएं कितना आ रहा है? 61875। अच्छा, 82,500 का 75% निकालना कितना आ रहा है? हमने 25% माइनस करके रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट निकाली ना, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर दिमाग ना चले पेपर में तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 25% माइनस करें सुकून के साथ और फिर इसके बाद आप निकालें 61875। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? अब समझ में आई है? कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस। कितना डिफरेंस आ रहा है? 26,125। ये क्या है? 26,125 टीटीडी है। टीटीडी है, क्या है ये? हाँ, ये टीटीडी का क्लोजिंग बैलेंस है। किसका क्लोजिंग बैलेंस है? अब इसके ऊपर अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है तो क्या करूं? कितना परसेंट?
25%, कितना आ रहा है देखें 65 और इनसे लिखेंगे और ये क्या रहेगा DTL का क्लोजिंग बैलेंस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? 65 यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चले इसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम डिट्टो डिट्टो। अब आप लोग को करेंगे प्लीज। सॉरी बना नहीं, अच्छा मैं आपको कोई बात बोली नहीं मैंने कोई बात बोली लगी आप यार पता नहीं इंसान यार। क्या कह रहे हैं? बी, चलो देखते हैं। डी 45,000। B for bell, jingle bell, bell। डी है मिस्टर तैमूर। जी मैम आप। जी ब्रदर, सेम जैसा भी हमने कहा था सेम उसी तरीके से होगा, नथिंग, कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है इसमें। जी सॉरी 45,000 फाइनली डी आई गया, देखें जी मास डी बी। चले कह रहा है परचेज द प्लांट ऑन 1 अक्टूबर 2 लाख का चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन। 1 अक्टूबर 2001 को खरीदा, अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा है 30 सितंबर 2000, कितने साल बाद? 2 साल बाद। 2 साल बाद खत्म हो रहा है, कितने साल बाद? इसका मतलब जो काम करना है 2 साल का। इससे पहले वाले और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, उसमें आपको कैरिंग अमाउंट दी हुई थी। क्या दी हुई थी? आपने 1 साल का कैलकुलेट करना था। यहाँ पर उसने कहा नालायकी, क्या दिखाई इसने? मैं नहीं बताऊंगा, वो कह रहा है मैं नहीं बताऊंगा, खुद कैलकुलेट कर, झक मार। 2 लाख कॉस्ट है 1 अक्टूबर 2001 में, 5 साल लाइफ है। अच्छा टैक्स डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा? कह रहा है 50% रिडक्शन होगी
जिस साल आपने खरीदा होगा। ऐसे ही पहले साल में कितने परसेंट रिडक्शन है? 50%। 25% पर ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू इन सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड एक्सेप्ट दैट इन विच द एसेट इज डिस्पोज। जिस साल हम बेचेंगे उस साल हम चार्ज नहीं करेंगे, वरना हर साल 25% रिडक्शन होती रहेगी। यहां तक क्लियर? इसके अंदर करना क्या है, वही आपने बताना है, डेफर्ड टैक्स का अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर, यानी कि आपने बताना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। क्या बताना है आपने? इसके लिए आपको चाहिए कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। किसका क्लोजिंग बैलेंस चाहिए? चले कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऐसा ही है, कितने सालों का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा? 2 सालों का। वेरी सिंपल। क्या कहा? वेरी सिंपल। एंड दिस विल ब्रिंग अ डिंपल। 2 लाख की कॉस्ट, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लाइफ इज 5 इयर्स। कितना आ रहा है? 40,000। कितने साल का? 80,000। 2 लाख में से 80,000 को माइनस करें। 2 लाख कर रहा हूं ना बेटा, मुझे भी पता है इतना, तो मैं भी जानता हूं, और होशियारी दिखा रहा है। 1,20,000 ये क्या आ गई हमारे पास? कैरिंग अमाउंट। अब क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? टैक्स बेस। ऐसे ही होगा, लेकिन अब फर्क क्या है? कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन होगा। क्या होगा? ऐसे ही ना? ऐसे ही। अच्छा, अब इसका डेप्रिसिएशन का तरीका क्या है? 2 लाख के बाद पहले साल में कितना परसेंट लगेगा? 50%। ऐसे ही 50% माइनस करेंगे तो 50% बचेगा। 1 लाख लिख दूं मैम, अगर आपकी परमिशन हो? 1,50,000 माइनस करने के बाद। ऐसे ही अब अगले साल कितना परसेंट लगेगा? 25%। दो तरीके, या तो मैं 25% कैलकुलेट करूं और फिर क्या करूं? उसको माइनस करूं, फिर इक्वल टू को साइन दबाऊं तो मेरे पास आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? आपको एतराज तो नहीं है इसके अंदर? हाँ, मैंने कहा आप लोगों को मैंने सक्सेस बताई थी ना मैंने। अच्छा, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ ऐसा। इसको आप बुरा नहीं, आप बुरा तो नहीं मान रही? हम मान भी लेंगे तो क्या, ऐसी खाली तफरी कर रहा हूँ। शुगर मतलब आप ऐसा नहीं कि मैं वो कर रहा हूँ, खाली क्लास का एनवायरनमेंट है। अब कितनी मैं तैमूर की बजाऊं, कितनी बजाऊं मैं? उसका भी डर है ना, रिफंड ना मांग ले। बहुत सारे मामला हो उसके अंदर। अब माँ शरीफ बच्चा, मैं क्या बोलूं बेचारों को? आप इसकी शक्ल देखिए, कितना मासूम, दिल नहीं करता कुछ बोलने का, मतलब ऐसा लगा बंदा अपने आप को कुछ बोल दे यार, छोड़ यार। तो 75,000 ये क्या है? 70 इमरान भाई, यार मैं, यार मतलब मैं इमरान भाई को मैं बोलूं, इमरान भाई मुझे चमाड़ मार देंगे, डर लगता है मुझे भाई। इमरान भाई बोलेंगे अबे तेरी तो, बाहर निकल के कूटते हैं, बोरी वोरी में बंद कर रहे हैं, मैं क्या करूं मैं, शरीफ बच्चा मैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा था? हाँ, ये 75,000, ये क्या गया? 75,000 क्या गया मेरे पास? टैक्स बेस। डिफरेंस निकाले, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 45,000। 45,000 ये क्या है? ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है। क्या है ये? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्स रेट कितना है? 25% है। कैलकुलेट करें, 11,250, विच मीन्स ऑप्शन। क्या मेरी बात सुन पा रही है? आपका 45 कैसे आया था लाला? आपने यही तो निकाल लिया था 45? हाँ नहीं दादा, मैं बोल बोल के थक गया। ये जो, हाँ हाँ, क्योंकि देखो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस होता है ना, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं होता, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस का क्लोजिंग बैलेंस है। किसका क्लोजिंग बैलेंस है? इस पे टैक्स रेट जब लगेगा तो आपके पास आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। याद रहेगा अब ये? क्या मेरी बात? हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही होता, पता है कब? जब वो लिखता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन अभी नहीं पूछ रहा, इसका मतलब अभी आपका गलत आंसर। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? ये करें यार, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
जी मास भाई, सर आप माजरत चाहता हूँ आपसे, आपको तकलीफ दी मैंने क्वेश्चन रीड करने की। सर इसका आंसर सी क्यों है? यार इस क्वेश्चन के अंदर दो रिक्वायरमेंट हो सकती थी, एक तो ये है, एक और मैं करवाता हूँ, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द करंट टैक्स लायबिलिटी, क्या कहा, करंट टैक्स दैट शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट, ऐसे ही है। और बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यूज आती है हमेशा, क्लोजिंग, कौन सी वैल्यूज आती है, अबे तो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ तो है, कितना है, हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल, चलिए मुझे बताएं जरा। ऑल उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं, बट सिंस वी आर डूइंग प्रैक्टिस सो पता नहीं यार, अब ये कर ले भाई, मेहरबानी होगी कुछ लिख ले, है ना। हाँ सर, ये आपको ये भंड मारते हैं कि आपसे ये नहीं पूछा फॉर द ईयर कितना है, आपसे पूछा था लाइबिलिटी कितनी है, तो आपको बताना था 137,600। लेकिन जब हम फॉर द ईयर पूछेंगे तो इसका मतलब अब करेंगे क्या, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, क्या डालेंगे हम, ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पे। फिर इसके बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस 137,600, और फिर इसके बाद आएगा पेड 19, जो कि आपके पास लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा 194,300, तो इन्होंने पेड को डेबिट साइड पे रख दिया। अब मुझे बताया बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 130,800, जो कि पीएनएल में चार्ज होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम क्या है, इंसान के बच्चे बने और क्वेश्चन ध्यान से रीड करें। क्या लर्निंग आउटकम क्या है अब्दुल्ला, क्या लर्निंग आउटकम, हाँ 144,400 आ रहा है, चेक करने, आप लोग जो बताएंगे मैं वो लिखूंगा, मैं आप लोगों के माथे चल रहा हूँ फिलहाल। ये देख लें कैलकुलेटर के अलग अलग मसाइल हैं, चेक करें प्लीज, देखें ये मास झूठा तो नहीं है, क्या है यही 144,400, जो कि पीएनएल में चार्ज होगा। क्या ये बात समझ आ रही है जी, यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। तो अगर पीएनएल का पूछता तो ऑप्शन बी होता, लेकिन अभी फिलहाल लाइबिलिटी का पूछ रहा है तो 137,600, यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। चले करें अब चेक करें ये रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने कहा ना 3 तरह की रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स फॉर द ईयर पीएनएल में कितना जाएगा, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर पीएनएल में कितना जाएगा, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में कितनी जाएगी, दैट्स इट। ये 3 सवाल आते हैं। अभी देखें क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर, अभी क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर, हाँ इनकम टैक्स फॉर द ईयर कितना जाएगा, बिल्कुल सही कहा। आप लोग कर रहे हैं, मैं करवा दूं, तो सारे कर लिए थे, शुक्र। ई 310, हाँ जी 310 चले हैं, जरा देखते हैं। अच्छा क्या कह रहा है, कंपनी रिकॉग्नाइज अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2,90,000 इन द फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2005। हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है, 2006। इसका मतलब ये लास्ट ईयर का है, कब का है ये, लास्ट ईयर का, ऐसे ही ना, कितना था 2,90,000। लेकिन आगे क्या कर रहा है, दिस वाज सब्सिक्वेंटली एग्रीड एंड पेड अथॉरिटीज 2,80,000। हमने लास्ट ईयर ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था, कम एस्टिमेट कर लिया था, हाँ कितना ज्यादा एस्टिमेट कर लिया था, 10,000। इसका मतलब ओवर एस्टिमेटेड है, क्या है ये, कितना ओवर एस्टिमेटेड है, अच्छा 10,000, ये कौन सा टैक्स कहलाएगा, प्रायर पीरियड, नो 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 डेफर्ड नहीं, क्या है ये, प्रायर टैक्स। कितना है प्रायर टैक्स, 10,000, और अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन,
ओवर प्रोविजन। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है स्कैनर, आगे चलते हैं। दिस वाज सब्सिक्वेंट, हो गया ना। आगे अगर द डायरेक्टर एस्टिमेट दैट द टैक्स ड्यू ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 सितंबर 2006 विल बी 3,20,000। ये कौन सा टैक्स है? करंट टैक्स, ऐसा ही है। ये कौन सा टैक्स है? कितना आ रहा है? 3,20,000। आगे क्या कह रहा है? नो डेफर टैक्स, कोई डेफर टैक्स। यहाँ पर आपकी जिंदगी हो गई वो क्या? गुले गुलजार। आसान आसान नहीं, गुले गुलजार हो गई। अब मुझे बताएं नेट अमाउंट कितनी आ रही है? 3,00,000। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिर आपको लाइबिलिटी का लेजर बनाना पड़ता, उसका ओपनिंग क्लोजिंग देता, ओपनिंग देता, क्लोजिंग देता, फिर मैं इसमें से इनकम टैक्स फॉर द ईयर निकालता, फिर वो मैं इसके अंदर इंक्लूड करता। आपको करने का शौक हो रहा है, मैं आपको करवा नहीं आपको करवाता हूँ। मैंने भी लेजर से सही है, कोई इशू नहीं। तो उसका बैलेंस भी ये मतलब उसका बैलेंस भी 3,10 है। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। करें जरा। डन कर लिया। इमरान भाई क्या बना आपका? भाई 36425। अब्दुल्ला भाई आपका क्या है? आपने क्या मैम? क्या है? 36435 जी, यही आ रहा है। इमरान ने मेरी मदद करेंगे, मैं क्या करूँगा जो है? ये 367,5700 जी जी माइनस करेंगे 0,000 से, ठीक है। यानी कि आप ये कह रहे हैं 365 क्या आएगा, क्या उसको माइनस करके क्या आएगा इमरान भाई? वो आएगा, क्या आएगा? वो क्या आएगा? वो, वेरी गुड। ये कैरिंग आउट माइनस टैक्स बेस इज इक्वल टू वो, ओ आई मीन टीटीडी। कितना आ रहा है टीटीडी? 145700। चले, अच्छा टीटीडी एट द एंड ऑफ द ईयर है या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है? ये एट द एंड ऑफ द ईयर है। क्यों? क्योंकि आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 अप्रैल पे। कब एंड हो रहा है? और ये आपको जो वैल्यूज दी हुई थी ये भी कब दी हुई है? इसका मतलब दादा ये टीटीडी का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग कौन सा बैलेंस है? हाँ, अच्छा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आई गेस ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ऐसा ही है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का आपके पास क्या दिया हुआ है? अच्छा मैं अगर लेजर बनाता हूं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इज 33,000, ऐसा ही है यार भाईजान? हाँ ये ओपनिंग है ना, फर्स्ट में ये रहा, ये ओपनिंग बैलेंस है। फर्स्ट में 2002,
और आज हम खड़े हैं 30 अप्रैल 2003, तो उसका मतलब 2002 फर्स्ट में इज द ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस है वो? तो मैंने ओपनिंग लिख दिया 33,000। अब मुझे बताओ क्लोजिंग में क्या लिखूंगा? 145700 परसेंटेज लगेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि ये टीटीडी का क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, गलती से इंसान सीखता है, गलती से इंसान सीखता है। इसीलिए गलती करने पे मैं कभी भी आपको ना डांट, मैंने आज तक किसी को डांटा है? कभी भी नहीं डांटा, मेरी आदत ही नहीं डांटने की, आदत ही नहीं है। कोई कह रहा था कि सर 25 माइनस करके लिखे, 75 डायरेक्ट ना लिखे, मैंने किसी, मेरी आदत ही नहीं है। मैंने आपको डांटा गलती करने पे? कभी भी नहीं। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि आप मिस्टेक्स करें। वंस यू विल कमिट अ मिस्टेक, यू विल लर्न समथिंग न्यू। जी बताएं जरा इसका आंसर क्या आ रहा है? नहीं बता रहे? 36425। ये क्या है हमारे पास का क्लोजिंग बैलेंस 36425। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द बैलेंस ऑन द अगेन डेफर्ड टैक्स के अकाउंट का क्या बताना है हमें? बैलेंस बताना है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर 36। अगेन इसका एक और सवाल पूछता हूं मैं जरा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू बी रिपोर्टेड इन पीएनएल, क्या करेंगे हम? डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आ रहा है डिफरेंस? बताएं जरा कितना आ रहा है डिफरेंस? 3425। ये कहलाएगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या मेरी बात सुन आ रही है? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? What charge or credit for the deferred taxation? आपने अब बताना है डेफर्ड टैक्स कितना रिकॉर्ड होगा पीएनएल के अंदर। दैट्स इट। जैसे हमने किया था वैसे ही मिलता जुलता है मेरे ख्याल सर बी है। में। क्यों? कर सेम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन है तकरीबन। डी ई डी बी फॉर बल्ला, बी फॉर बैट, बी फॉर बाय बाय। मिस्टर तैमूर आप मुझे समझाएंगे वाला क्वेश्चन, ठीक है? फिर आप समझाएंगे, ठीक है? डन। क्या आ रहा है तैमूर? 5100। जी आप मुझे समझाएं मैं क्या किया, कैसे करूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताएं। वो ठीक है, वेरी गुड। पहले आप कैरिंग अमाउंट निकलवा रही हैं, ठीक है? कैरिंग अमाउंट निकलवाएं। कैसे निकालेंगे कैरिंग अमाउंट? 40,000 माइनस 5,000। ये 5,000 किस चीज के माइनस करवा रही है मैडम? हाँ, स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं। लाइफ इज एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 7,000। कितने सालों का निकालना है? 1 साल का ही निकालना है, ठीक है? तो अब कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी मैम, बताएं प्लीज। 40,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू
33,000। ये हमारे पास क्या आ गई, कैरिंग अमाउंट। अब हमें चाहिए टैक्स बेस। क्या चाहिए हमें, टैक्स बेस का असूल क्या है, टैक्स बेस का रूल क्या है, द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड हो गया। लोकल टैक्स डज नॉट अलाउ डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस बट अ टैक्स अलाउंस ऑफ 60% ऑफ द कॉस्ट कैन बी क्लेम इन द ईयर ऑफ परचेज। कितना परसेंट रिड्यूस करना है, 60%। अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ चुकी है। 60% रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है, 60%। अगर मुझे रिड्यूस करना है, क्या करूं मुझे बताएं, टैक्स बेस निकालनी है मुझे। 40,000 की कॉस्ट है, 60% रिड्यूस करना है, कितना परसेंट ले लूं, 40%। क्लियर आता है, 40% हो, यहाँ पर ले लेंगे। कितना आ रहा है 40%, 16,000। इमरान भाई आप लॉस तो नहीं हो गए, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कैसे हुआ, आर यू श्योर? नहीं, आप ये जो 12 बजे ना, ये हमारे 3:30 बजे, आपके 12 बज रहे थे। क्या कहाँ पे लॉस हुआ, पता ना क्या प्रॉब्लम है, पक्की बात है, ये क्यों 40% क्यों लिखा मैंने? अच्छा, मतलब जब भी 60 दिया होगा तो 40 लेंगे, 70 दिया होगा तो ऐसा ही। हाँ, ठंड पै गई है। तो 60% टैक्स अलाउंस था, तो माइनस कर दिया तो 40% बच गया। और अच्छा, ये बाकी रिमेनिंग 20% लेने की जरूरत है नहीं, नहीं, क्योंकि ये दूसरे साल का है। अगर दूसरे साल का बोलता तो फिर मुझे इस कैरिंग अमाउंट का 20% माइनस करके 80% देना पड़ता। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर। खैर अभी छोड़ दे। ये कितना आ रहा है, 16,000। डिफरेंस कितना आ रहा है, सॉरी 17,000। क्या ये हमारा आंसर है, ये क्या है ये भाई आप बताएं। हाँ, नहीं भूलेगा तो इंशाल्लाह। आप एक जगह गलत लाइन लगा देते हैं ना, तो वो याद रहता है, वो आपको ऐसा लेसन देके जाते हैं ना कि आप फिर भूलते नहीं है। अगली मर्तबा जो है ना, फिर आपको याद रहता है कि उस्ताद ये गलती नहीं करनी है। समझ इसके अंदर क्लोजिंग इस पे लगाएंगे हम परसेंटेज। कितना परसेंट है, 30%। हाउ मच, 5.00। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये कैसे पता चला कि चार्ज हो रहा है, व्हाई नॉट क्रेडिट? क्रेडिट कब होता है, चलिए बताएं, क्रेडिट कब होता, आप मुझे बताइए, क्रेडिट का ऑप्शन कब आता, सी कब होता? आप देख रही हैं ऑप्शन, आपको मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, ये देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दोनों मिलते जुलते। ये देखो राम लखन की तरह दिख रहे हैं, बिल्कुल राम और श्याम दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं नहीं, आप रुक जाए, मुझे बताएं कि ये सी कब होता, मुझे बताइए सी कब होता। अभी मैंने माना है डी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन एक मिनट, अब बताएं, दूर कर दिया, आपको डर लग रहा था इससे। इमरान भाई आप मुझे बताइए सी कब होता। अगर सर ये ओपनिंग बैलेंस दिया होता ना, तो फिर उसका डिफरेंस निकाल के हम उसको सी का होता जब सर वो चार्ज एक्स ओवर होता, इसके वजह से हम उसको क्रेडिट करते। वाह राधे वाह। तैमूर भाई आप गाइड करेंगे सी कब हुआ, मतलब कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने कि ये बी है ये? सर मैं बता रहा जी अब्दुल, हाँ आप बता रहे हैं, टीटीडी मांगा था तुम। अगर टैक्स बेस ज्यादा होता, कैरिंग अमाउंट कम होता। अच्छा ये कहना चाहता है, आई एम सॉरी, प्लीज गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर इमरान, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, मैं असल में कम जहन ना, वो बिल्कुल अब ये कहना चाहते बिल्कुल सही है। इसके अंदर टैक्स बेस ज्यादा होता, क्या ज्यादा होता, हाँ, और कैरिंग अमाउंट कम होता, तो फिर डीटीडी हो जाता, क्या हो जाता, और जब डीटीडी होता तो फिर वो एक्सपेंस नहीं होता, इनकम होता। फिर हम उसको चार्ज नहीं करते, बल्कि हम, क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? चलो वेरी गुड। इमरान में बहुत माजरत, मैं आपके जज्बात नहीं समझ पाया। असल में आपके मैं समझ जाता हूँ जज्बात, लेकिन इस दफा जो है ना वो कनेक्शन थोड़ा सा लॉस्ट हो गया।
जी डन। डन। क्या है आंसर भाई? ए। ए। चल सी, चल देख लेते। कह रहे हैं इसके अंदर कि आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडेड है लैंड 2 लाख। अच्छा लैंड का मतलब ये कि हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, ऐसे ही ना। नो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड, नो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड। अच्छा लैंड आपके पास यहाँ पर दे रहा है 2 लाख की एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आपके पास दे दिया 60,000, 31 दिसंबर 2004 और हम यहाँ पे खड़े हुए 31 दिसंबर 2005 पे। इसका मतलब लैंड का कॉस्ट दे दी और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आपको दी है 60,000। ऑन 1 मार्च इसी साल में लैंड वॉज प्रोफेशनली वैल्यूड एट 2,50,000। 2 लाख से कितने की हो गई है? 2 लाख, बाकी 50,000 क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। द वैल्यूएशन इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 31 दिसंबर को हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। नो अदर नॉन करंट एसेट हैव बीन रिवैल्यूड, इसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। अदर टैक्सेबल, अदर का मतलब रिवैल्यूएशन के अलावा, अलावा कुछ और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। क्या लिखा हुआ है? टैक्सेबल, क्या कहते हैं इसको हम? टीटीडी। इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय, कितने से बढ़े? ये इंक्रीज टू नहीं है, इंक्रीज बाय, इतने से डिफरेंसेस बढ़े हैं 40,000 से। पूछना क्या चाहता है? ये बता रहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस बताओ। रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस तो अब्दुल्ला ने बताया कितना है, लेकिन मेरी जान एक चीज भूल गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो डेफर्ड टैक्स है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से ही चार्ज होगा। क्या कहा इमरान भाई मैंने? हाँ, और रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट के ऊपर डेफर्ड टैक्स कितना परसेंट लगेगा? 20%। 20% कितना आ रहा है? 1000, 10,000। तो इसका मतलब ये कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो नेट बैलेंस बचेगा दैट इज 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। या तो सी होगा या डी होगा, ऐसा ही है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो सरप्लस का बैलेंस तो आ गया। अब बचा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके लिए क्या करेंगे? लेजर बना लेते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था? सॉरी 60,000, 60,000, 60,000 दिया हुआ, ऐसे ही है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से डेफर्ड टैक्स कितना आ रहा है? 10,000, ऐसे ही है। अदर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, क्या है? अदर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। जो अदर डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कितने के डिफरेंस आ रहे थे? कितने के डिफरेंस आ रहे थे? हाँ देखो ये क्लोजिंग नहीं है। अगर वो कहता ना अदर टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस एट 31 दिसंबर 2006 या 2005, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाता। क्या हो जाता? ये कह रहा है कि 40,000 से डिफरेंसेस बढ़े हैं फॉर द ईयर है। क्या है ये? अगर यहाँ पे लिखा होता ना एट 31 दिसंबर डिफरेंसेस 40,000, तो फिर क्लोजिंग शो करता। क्या शो करता? अभी फॉर द ईयर शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि 40,000 का कितना परसेंट, कितना आ रहा है? 8,000। ये फॉर द ईयर हो जाएगा। तो मुझे इसका क्लोजिंग बैलेंस, बाय द वे रिक्वायरमेंट क्या पूछ क्या रहा है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा है। जी हाँ, कितना आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस? देखें 70। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा इस क्वेश्चन की दो और रिक्वायरमेंट। What amount of deferred tax on revaluation surplus should have been calculated? 10,000. What amount of deferred tax expense to be reported in P&L? 8,000. क्या मेरी बात सुन आ रही है? ये 8,000 P&L में चार्ज होगा और ये जो 10,000 है ये सरप्लस में चार्ज होगा। ज्यादा क्लियर है इसके अंदर?
ये क्यूट सा क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट। अब इसमें ना करना क्या पता है क्या, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, उस इन्फॉर्मेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है करेक्ट है नहीं। ये दो इन्फॉर्मेशन है, ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दिख रहा है आपको दो। बस आपने बताना है कि क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का 20,000 का बैलेंस करेक्ट है या नहीं है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 64,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई, और नीचे हमें बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस करेक्ट है, कैसे किया तूने भाई, क्या किया तूने इतनी जल्दी कैसे किया बता यार। माइनस कर दिया, चलो गुड, ठीक हो गया, समझ गया। यानी कि लैंड की कॉस्ट दी हुई थी 2 लाख और इसकी वैल्यू हो गई 2,80,000, तो 80,000 का क्या रहा, रिवैल्यूएशन सरप्लस। और हमें पता है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस का जो डेफर्ड टैक्स है वो सरप्लस में से ही माइनस होगा। तो 80,000 का आपने टैक्स रेट लगा दिया, दैट इज 20%, और 80,000 का टैक्स रेट 16,000 आ गया, तो 80 माइनस 16 इज इक्वल टू 64। चलो गुड। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी करेक्ट है, कैसे किया ये आप मुझे बताएं। चलें देख लेते हैं, गुड। डेफर्ड टैक्स सही है। इमरान भाई अच्छा, पहले सरप्लस को आइडेंटिफाई करते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 लाख से 280 हो गया, ऐसे ही कितना आ गया सरप्लस 80,000। सर 80,000 होना चाहिए ना बाबा, इसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स लगेगा वो इसमें से माइनस होगा। 80,000 का डेफर्ड टैक्स कितना परसेंट आ रहा है, 20%, दैट विल मेक 16,000, ऐसे ही ऐसे ही। और 16,000 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं 80% ले लूं तो कितना आ रहा है 64,000, तो 64,000, दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। अब कह रहे हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं जरा। दो चीजें, एक है हमारे पास क्या, प्लांट, दूसरा हमारे पास क्या है, प्लांट की कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है, प्लांट की कैरिंग अमाउंट 1,10,000, और उसके टैक्स बेस कितना दिया भाई 90,000, माइनस करें कितना आ रहा है, सॉरी 20,000, ये क्या है 20,000 टी टी डी, ऐसा ही है। फिर इसके बाद लैंड की अमाउंट कितनी आ रही है 280, 280, और टैक्स बेस कितना आ रहा है 200, 280 माइनस 200 इज इक्वल टू टोटल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितने आ रहे हैं, 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट टैक्स रेट, कितना आ रहा है 20,000। क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है, क्या मेरी बात सुन आ रही है। Yes. क्या पूछ रहे हैं, टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंस दैट शुड बी रिपोर्टेड इन पीएनएल। हाँ
इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कितने टैक्सेस की जरूरत पड़ेगी? कौन कौन से? नंबर 2 एंड डेफर्ड टैक्स जो गिवन है पहले। मैंने कहा था दो टैक्स आपको हमेशा मुंह पे दिए होंगे, कहाँ दिए हुए होंगे? आइए जरा देखते हैं। एग्जिस्टिंग डेबिट बैलेंस ऑन द करंट टैक्स ऑफ 2.4 मिलियन रिप्रेजेंट्स द अंडर या ओवर प्रोविजन फॉर द ईयर एंडेड 31 सितंबर 2002, पिछले साल का है। अभी अंडर या ओवर है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला? डेबिट बैलेंस से, तो उसका मतलब यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे, ऐसा ही है 2400। यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद a provision of 28 million is required for the income tax for the year ended 30 सितंबर 2003। इस साल का ये क्या दे रहा है? करंट टैक्स फॉर द ईयर, इस साल का दे रहा है। कितना दे रहा है? यहां तक क्लियर है? इसके अंदर ये दो हमेशा गिवन होंगे। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे यहाँ पे चाहिए डेफर्ड टैक्स। क्या कह रहे हैं इसके अंदर? द एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस ऑन द डेफर्ड टैक्स अकाउंट इज 2.5 मिलियन एंड द प्रोविजन रिक्वायर्ड इज 4.4 मिलियन। इसका मतलब ये है कि डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 2.5। और अब कैलकुलेट कितना करना है? क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 4.4। तो मुझे पता है फॉर द ईयर कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कुछ नहीं है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से बढ़ रही है? 1.9 मिलियन। दैट इज द डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू बी रिपोर्टेड इन P&L 1900। ऐसा ही है? हेलो। अच्छा एक सवाल चल आप लोग बता दें कितना आ रहा है टोटल करने से? हाँ 32,300 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा एक सवाल, यही लेजर बनाया ना मैंने, ओपनिंग लिखा 2.5, क्लोजिंग अगर लेट से होता क्या कहा मैंने? वेरी गुड 1.8, क्लोजिंग कितना होता? अब मुझे बता बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आ रही है? डेबिट साइड पे। कहाँ पर आ रही है? कितने से आ रही है डेबिट? 0.7, 0.7 से आ रही है। अब ये 0.7 से जब आ रही है ना, तो अब ये एक्सपेंस नहीं होगा, ये क्या होगा? इनकम। और इनकम का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस में नहीं आएगा बल्कि क्या मेरी बात सुन पा रही है? एग्जामिनर ने 2-3 मरतबा की बदतमीजी। बैलेंसिंग फिगर इसलिए बोलते हैं कैलकुलेटर में ना क्या करें, कैलकुलेटर आप निकालना डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर, आपको पता नहीं होता शॉर्टर साइड कौन सी है। लेजर बनाओगे तो पता चलेगा साला ये बैलेंसिंग फिगर इस बार डेबिट साइड पे आ रही है। कहां पर आ रही है? तो उसका मतलब जब डेबिट साइड पे आ रही है तो इट्स नो मोर एन एक्सपेंस बट इट्स एन इनकम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? इसके अंदर अभी फिलहाल इनकम नहीं है तो हमने इसको प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? सो दिस वाज IAS 12 और